सोच कर देखिए, सुबह आंख खुलती है, रोज की तरह फोन चेक किया जाता है और अचानक पता चलता है कि जिंदगी भर की सेविंग्स यानी 5 लाख रुपए रातों रात हवा में गायब हो चुकी हैं। राइट। और स्क्रीन पर बस एक लाल रंग का चार्ट दिख रहा है जो सीधा नीचे जा चुका है। एग्जैक्टली और जिस इंसान ने ये पैसे उड़ाए हैं वो कोई आम चोर नहीं है। वो वही फेमस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है जिसके वीडियोस लोग रोज लाइक और शेयर करते हैं, जिसकी बातों पर ब्लाइंडली भरोसा किया जाता है। सही बात है। तो हिंदी डीकोड पॉडकास्ट्स में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल चाहे ऑफिस का ब्रेक हो या मेट्रो का सफर, हर जगह नई टेक, क्रिप्टो और वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज की ही बातें हो रही हैं। बिल्कुल, हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। हाँ, और फाइनेंशियल फ्रीडम सबको चाहिए और इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन आज हम इस विषय की एक गहरी छानबीन करेंगे और उस चमकती हुई सोशल मीडिया दुनिया का पर्दाफाश करेंगे जहां ट्रस्ट और कम्युनिटी का नाम लेकर आम लोगों का अकाउंट पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। ये जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है ना, देखो आज के टाइम का सबसे बड़ा इल्यूजन बन चुका है। ये कोई छोटा मोटा इंटरनेट स्कैम नहीं है जहां कोई अनजान लिंक भेजकर ओटीपी मांगता है। ये एक प्रॉपर वेल ऑयल्ड हाईली टेक्निकल मशीन है। आज हम इस डार्क रियलिटी को डीकोड करेंगे और एक फेक डिजिटल टोकन के पूरे लाइफ साइकिल को ट्रेस करेंगे। कैसे कॉइन बनता है, कैसे मैस मैनिपुलेशन होती है और अचानक कैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। राइट। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देना ज़रूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन में हम जिन स्कैम्स, मैकेनिज्म्स और डिजिटल वॉशिंग मशीन्स की बात करेंगे वो लिटरली 100% रियल है और डेली बेसिस पर रिटेल इन्वेस्टर्स को लूट रही हैं। बिल्कुल। हालांकि जो रियल विक्टिम्स है ना, उनकी आइडेंटिटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डिस्कशन में नाम बदल दिए गए हैं। इस पूरी कहानी में हम विक्टिम को रोहन कहेंगे जी। और उस स्कैमर इन्फ्लुएंसर को क्रिप्टोकरण, और जिस डिजिटल टोकन की बात होगी उसे ऑरा कॉइन का नाम देंगे। हाँ, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल असली है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आजकल अपनी सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हुए किसी फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे बिना देखे किसी माइनफील्ड यानी बारूदी सुरंग के बीच में चलना। ट्रू। तो इस ट्रैप को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आखिर इस डिजिटल माइनफील्ड का शिकार बनता कौन है? चलिए इस रोहन की स्टोरी से शुरू करते हैं। ओके। रोहन एक 26 साल का जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो आज की मॉडर्न जनरेशन का एक बड़ा टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव है। उसे टेक की अच्छी समझ है, वो डिजिटल दुनिया में काफी कंफर्टेबल फील करता है। राइट। लेकिन जब बात ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की आती है, जैसे जमीन खरीदना, रियल एस्टेट या स्टॉक्स, तो उसे लगता है कि ये सब उसकी पहुंच से बहुत दूर है। ट्रेडिशनल सिस्टम थोड़ा स्लो लगता है उसे। हाँ, बहुत लोगों को यही लगता है आजकल। और इसीलिए मार्केट में जल्दी वेल्थ बनाने के चक्कर में वो अपना पूरा इमरजेंसी फंड, मतलब लगभग 5 लाख रुपए एक बिल्कुल नए टोकन में डाल देता है। और यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि रोहन अपना पैसा किसी रैंडम अनजान वेबसाइट पर नहीं डालता। वो ये डिसीजन एक ऐसे इंसान पर भरोसा करके लेता है जिसे वो सालों से सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा है, यानी क्रिप्टोकरण। एग्जैक्टली। यहाँ एंट्री होती है हमारी स्टोरी के मेन परपेट्रेटर की। क्रिप्टोकरण एक बड़ा पॉलिश्ड फिनफ्लुएंसर है। फिनफ्लुएंसर मतलब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। वो रेगुलर व्लॉग्स डालता है, अपनी फ्लैशी लाइफ दिखाता है, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है। जब वो फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करता है तो एक आम व्यूअर को लगता है कि इसके पास कोई इनसाइडर सीक्रेट नॉलेज है जो बाकी दुनिया को नहीं पता। राइट, वो एक स्कैमर की तरह साउंड नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो एक प्रॉपर सक्सेस स्टोरी की तरह साउंड करता है। और इसी ट्रस्ट का फायदा उठाकर इस ट्रैप का पहला स्टेप शुरू होता है। एक नया टोकन लॉन्च होता है जिसे हम यहाँ ओरा कॉइन कह रहे हैं। और सुनने वालों की बेसिक जानकारी के लिए क्लियर कर दूं कि क्रिप्टो की दुनिया में एक टोकन को किसी नए डिजिटल प्रोजेक्ट का एक टिकट या डिजिटल शेयर मान लिया जा सकता है। सही कहा। पर मुझे इस टेक्निकल प्रोसेस में एक बात समझ नहीं आती। जब कोई नया टोकन पब्लिक के लिए लॉन्च होता है तो पब्लिक को पता चलने से पहले ही एक्चुअली बैकग्राउंड में गेम शुरू हो चुका होता है ना? हाँ, एग्जैक्टली। मैंने सुना है डेवलपर्स पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ही टोकन को सीक्रेटली मिंट कर लेते हैं। मिंट करना यानी नया कॉइन क्रिएट करना और उसे अपने ही हिडन डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर कर लेना। ये सच है? ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठाया है यहाँ पर। इसे एक्चुअली प्री माइनिंग या इनसाइडर एलोकेशन कहते हैं। एक टोकन मार्केट में आने से पहले ही एक बहुत बड़ा हिस्सा
कभी-कभी 20 से 30% तक सीक्रेटली उन इन्फ्लुएंसर्स और अनजान डेवलपर्स के पास उनके हिडन वॉलेट्स में होता है। तो वाह, यानी उनके पास पहले से ही मोनोपोली होती है। बिल्कुल। उसके बाद शुरू होता है असली मार्केटिंग ब्लिट्स। इन्फ्लुएंसर्स अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑरा कॉइन की क्रेजी हाइप बनाना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है जिससे सीधा फोमो क्रिएट हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, लोगों को लगने लगता है कि अगर अभी इस टोकन में एंट्री नहीं ली ना तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकली मिस कर देंगे। हाँ, और इनकी लैंग्वेज भी बड़ी स्पेसिफिक होती है, मैंने नोटिस किया है। वो लोग लगातार कहते हैं बाय द डिप, यानी जब भी प्राइस गिरे तब और खरीदो, और होल्ड द लाइन, यानी चाहे जो हो जाए अपने कॉइन्स बेचना मत। राइट। वो लगातार दावा करते हैं कि ये कोई आम टोकन नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा। व्हाट्स रियली फैसिनेटिंग हियर इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। ये इन्फ्लुएंसर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं लोगों के दिमाग में। वो बस एक टोकन नहीं बेच रहे होते हैं। अच्छा, तो और क्या बेच रहे हैं वो? वो एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का इल्यूजन बेच रहे होते हैं। जब एक इन्फ्लुएंसर कहता है होल्ड द लाइन और अपने फॉलोअर्स को एक आर्मी या फैमिली बुलाता है, तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर उन्होंने अपना टोकन बेचा तो वो इस कम्युनिटी से गद्दारी कर रहे हैं। ओह, आई सी। इमोशनल मैनिपुलेशन। एग्जैक्टली। ये इमोशनल मैनिपुलेशन इस पूरे स्कैम का सबसे शार्प टूल है। इसका फायदा ये होता है कि जब चार्ट पर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है ना, तब भी आम रिटेल इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम फैमिली हैं, हम होल्ड करेंगे। Here's where it gets really interesting. मैं सोच रही थी कि एक आम डिजिटल कॉइन जिसकी एक्चुअली कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, जो रियल वर्ल्ड में लिटरली कोई फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, लोग आखिर अपना पूरा इमरजेंसी फंड उसमें क्यों डाल रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इन्फ्लुएंसर एक एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब की वर्चुअल एंट्री टिकट बेच रहा हो और सबको लग रहा हो कि इस क्लब में आते ही सब अचानक से अमीर होने वाले हैं। सही एनालॉजी है। पर वेट, इस टेक्निकल मैकेनिज्म में एक लूप मिसिंग लग रहा है मुझे। अगर हजारों लोग फोमो में आकर ऑरा कॉइन खरीद रहे हैं, तो वो जो असली पैसा दे रहे हैं, जैसे इथीरियम या एक्चुअल डॉलर्स, वो हवा में तो नहीं रह सकता ना? नहीं, हवा में नहीं रहता। तो वो किसी न किसी डिजिटल वॉल्ट या सेंट्रल अकाउंट में तो जाता ही होगा। अचानक से ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड में गायब कैसे हो जाते हैं? ये सवाल एक्चुअली सीधा स्कैम के हार्ट पर हिट करता है। उस डिजिटल वॉल्ट को क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की भाषा में लिक्विडिटी पूल कहते हैं। लिक्विडिटी पूल? हाँ, आसान भाषा में इसे हम एक डिजिटल तिजोरी मान लेते हैं। देखिए, जब कोई नया टोकन जैसे ऑरा कॉइन पहली बार मार्केट में आता है, तो उसकी खुद की कोई रियल वैल्यू नहीं होती। वो तो बस कंप्यूटर कोड की लाइन्स है। राइट। उसकी वैल्यू सिर्फ तब बनती है जब लोग उसके बदले में अपना हार्ड अर्न्ड असली पैसा, यानी वैल्यूएबल क्रिप्टो जैसे इथीरियम या स्टेबल कॉइन्स, इस डिजिटल तिजोरी यानी लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करते हैं। इसी तिजोरी में रखे असली पैसे के बैकिंग की वजह से ही उस नए ऑरा कॉइन को मार्केट में एक प्राइस टैग मिलता है। ओके, तो इसका मतलब जैसे जैसे रोहन और उसके जैसे हजारों और फॉलोअर्स ऑरा कॉइन खरीदते जाते हैं, अपना एक्चुअल इथीरियम इस तिजोरी में डालते जाते हैं, वैसे वैसे इस डिजिटल तिजोरी में असली पैसा प्रैक्टिकली बढ़ता जाता है। बिल्कुल। और स्क्रीन पर जो ऑरा कॉइन का चार्ट है वो आसमान छूने लगता है। इसे क्रिप्टो में द पंप कहते हैं ना? रोहन अपना फोन देखता होगा और उसे लगता होगा कि उसके 5 लाख की वैल्यू अब बढ़कर 15 लाख हो चुकी है। पर देखो, वो 15 लाख सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक इल्यूजन है। और यहां पर आती है इस मार्केट की सबसे डार्क रियलिटी। याद कीजिए, हमने शुरू में बात की थी कि क्रिप्टोकरेंसी और डेवलपर्स के पास पहले से मिंट किए हुए मिलियंस ऑफ ऑरा कॉइन्स उनके हिडन वॉलेट्स में छुपाए हुए थे। हाँ, वो प्री माइनिंग वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। जब चार्ट पर प्राइस अपने एक्सट्रीम पीक पर होता है और उन इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि तिजोरी में काफी सारा असली पैसा जमा हो चुका है, तब द रग पुल ट्रिगर होता है। द रग पुल, ये फ्रेज वहीं से आया है जैसे अचानक किसी के पैरों के नीचे से जमीन या रग खींच लेना। अचानक से वो स्कैमर, इन्फ्लुएंसर और डेवलपर्स अपने वो सारे छुपाए हुए हवा में बनाए गए टोकन्स एक साथ इस लिक्विडिटी पूल में डंप कर देते हैं। ओ वाओ, मतलब डंप कर देते हैं? तो इस मैसिव डंप के बदले में उन्हें क्या मिलता है? उस डंपिंग के बदले में वो उस डिजिटल तिजोरी में रखा हुआ सारा असली पैसा, जो रोहन और हजारों आम लोगों ने विश्वास करके डाला था, एक झटके में निकाल लेते हैं और निकाल कर तुरंत फरार हो जाते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द इन्वेस्टर्स? एक तरह से
अगर डेवलपर्स ने सारा असली पैसा, सारा इथीरियम निकाल लिया, तो उस तिजोरी में बचा ही क्या? और रोहन के उन 15 लाख दिखने वाले ऑरा कॉइन्स का क्या होगा? देखो, तिजोरी में ना अब सिर्फ वो कचरे वाले हवा में बनाए गए ऑरा कॉइन्स ही बचे हैं जो डेवलपर्स ने एंड में डंप किए थे। मैथमेटिकली अब इन्वेस्टर्स के पास रखे ऑरा कॉइन्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जीरो लिटरली जीरो। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर अब घबराकर उन ऑरा कॉइन्स को बेचना भी चाहे ना, तो उस तिजोरी में उन्हें वापस खरीदने के लिए एक भी रुपया या इथीरियम बचा ही नहीं है। तिजोरी कंप्लीटली ड्रेन हो चुकी है। माय गॉड। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये पूरा इकोसिस्टम, वो स्मार्ट मार्केटिंग, वो फोमो, वो कम्युनिटी वाली बातें, ये सब पहले दिन से प्रैक्टिकली इसीलिए डिजाइन किए गए थे ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का असली पैसा निकालकर सीधा इन क्रिएटर्स की जेब में चला जाए। ये कोई टेक एरर नहीं था, ये क्लियर कट प्लान्ड रॉबरी थी। ये प्रोसेस सुनकर तो अजीब ही हैरानी होती है मुझे। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे किसी ने एक नया बैंक बनाया, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करके कहा कि यहाँ अपना असली सोना, अपना गोल्ड डिपॉजिट करो और उसके बदले में कच्चे पेपर की स्लिप्स ले लो, जिसकी डिमांड आगे चलकर बहुत बढ़ने वाली है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और लोग भरोसे में आकर गोल्ड जमा करते गए और स्लिप्स लेते गए, और फिर रातों रात वो बैंक वाला सारा असली गोल्ड किसी ट्रक में भरकर निकल गया। अगली सुबह लोगों के हाथ में सिर्फ वो रद्दी पेपर की स्लिप्स बची थी, जिसकी एक्चुअली मार्केट में कोई कीमत ही नहीं थी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पर इस डिजिटल रॉबरी में तो कोई फिजिकल बैंक टूटता हुआ दिखता भी नहीं है ना। बस एक डिजिटल चार्ट जो कल तक ऊपर जा रहा था, वो कुछ ही सेकंड्स में 99.9% क्रैश हो जाता है। और पता है, इस क्रैश के बाद का जो सन्नाटा होता है ना, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, जिंदगी की जमा पूंजी खोना एक ऐसी चोट है जिससे उभरने में सालों लग जाते हैं। पर उसके साथ एक डीप साइकोलॉजिकल बिट्रेयल होता है, एक गहरा विश्वासघात। सही कहा। रोज उस इंसान की वीडियोस देखना, उसे प्रैक्टिकली अपना मेंटर मानना, उसकी बातों को सच मानना, और फिर अचानक पता चलना कि उसी क्रिएटर ने अपने फॉलोअर्स की तबाही को अपने पर्सनल गेन के लिए ऑर्केस्ट्रेट किया था। ये किसी की मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस है। और इस तबाही के बाद वो इन्फ्लुएंसर एक्चुअली करता क्या है, उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है? मुझे नहीं लगता वो परमानेंटली गायब होते होंगे, क्योंकि उन्हें तो अपना चैनल चलाना ही है आगे। गायब? बिल्कुल नहीं। उनका रिएक्शन बहुत ही ठंडा और हाईली कैलकुलेटेड होता है। वो बिल्कुल आज़ाद घूम रहे होते हैं, तुरंत एक जेनेरिक सी अपॉलॉजी वीडियो या लंबी सी पोस्ट सोशल मीडिया पर आ जाती है। किस तरह की पोस्ट? वो कहते हैं, मुझे भी धोखा मिला है, मैं भी आप लोगों की तरह विक्टिम हूं। या फिर वो पूरा ब्लेम इस नए टोकन के एनोनिमस डेवलपर्स पर डाल देते हैं। कभी कभी तो वो बस इतना कहकर मुद्दा खत्म कर देते हैं कि देखो, क्रिप्टो मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी तो होती ही है, यू विन सम यू लूज सम। वाओ। और हैरानी की बात तो ये है कि अगले ही दिन वो अपने उसी चैनल पर किसी नए एनर्जी ड्रिंक या नई टेक कंपनी का स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालकर नॉर्मल लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। ये बात लिटरली फ्रस्ट्रेट करती है। लेकिन यहाँ एक इन्वेस्टिगेटिव सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अगर ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट में ऐसी खुली आम मैनिपुलेशन होना, किसी स्टॉक को आर्टिफिशियली पंप करके डंप किया जाए, तो रेगुलेटर्स और एजेंसीज तुरंत उसके दरवाजे पर खड़ी होती हैं, अरेस्ट्स होते हैं। तो इस केस में कानून इतना खामोश क्यों है? स्कैमर्स पकड़े क्यों नहीं जाते इतनी आसानी से? देखो, इसका मेन रीजन ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही बॉर्डरलेस है। ये एक ऐसे अनरेगुलेटेड ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है जिसका एक्चुअली कोई सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी या ग्लोबल पुलिस स्टेशन नहीं है। ओके। ये इन्फ्लुएंसर्स इस रेगुलेटरी वैक्यूम का पूरा फायदा उठाते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि वो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स के स्ट्रिक्ट लॉज और कंप्लायंस रूल से बहुत बाहर काम कर रहे हैं। एक बार पैसा उस लिक्विडिटी पूल से निकल गया ना, तो वो कुछ ही सेकंड्स में आधी दुनिया पार करके इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और अनोनिमस वॉलेट्स के मल्टीपल लेयर्स के बीच में टोटली ट्रांसफर हो जाता है। वेट, यहाँ मुझे थोड़ा टेक्निकल पुशबैक देना होगा। हाँ, हमने न्यूज़ में और आर्टिकल्स में हमेशा पढ़ा है कि ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है। हाँ है तो। एक ऐसी खुली डिजिटल किताब जहां हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक क्रिप्टो कॉइन का हिसाब परमानेंटली रिकॉर्ड होता है। तो अगर सब कुछ उस खुली किताब में लिखा है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और उनके हैवी फोरेंसिक टूल्स इन अनोनिमस वॉलेट्स को ट्रैक करके इन स्कैमर इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेस क्यों नहीं कर लेते? ये ग्रे एरिया इतना ग्रे कैसे रह सकता है जब सब कुछ पब्लिक में है? ये बड़ा ही लॉजिकल और वैलिड सवाल पूछा तुमने। देखिए, ब्लॉकचेन पब्लिक जरूर है, कोई भी इंटरनेट पर देख सकता है कि वॉलेट ए से निकलकर
दूसरे इथीरियम वॉलेट बी में गए। राइट। लेकिन वो वॉलेट बी एक्चुअल में है किसका? ये डिटेल किसी रियल वर्ल्ड आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट से जुड़ी भी थोड़ी होती है। वो सिर्फ लेटर्स और नंबर्स की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग होती है। ऊपर से ये स्कैमर्स अपने ट्रैक्स मिटाने के लिए ना मिक्सर्स नाम की चीजों का यूज करते हैं। मिक्सर्स, ये टर्म पहले भी आया है सोर्सेज में। ये किसी डिजिटल वॉशिंग मशीन्स की तरह काम करते हैं ना शायद, पर ये टेक्निकली फंड्स को अनट्रेसेबल बनाते कैसे हैं? एग्जैक्टली, डिजिटल वॉशिंग मशीन इज एक्चुअली द परफेक्ट टर्म। जब कोई स्कैमर अपना चुराया हुआ क्रिप्टो करेंसी एक मिक्सर सॉफ्टवेयर में डालता है, तो वो सिस्टम उस पैसे को हंड्रेड्स ऑफ छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। ओके। और उस टाइम पर जो हजारों और अलग-अलग लोग मिक्सर यूज कर रहे होते हैं, उन सबके क्रिप्टो कॉइन्स के साथ उन्हें इतना जंबल्ड और मिक्स कर देता है कि सब प्रैक्टिकली आपस में उलझ जाते हैं। ओह, मतलब ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता होगा। हाँ, इस कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग प्रोसेस के बाद जब पैसा दूसरे एंड से निकलकर नए वॉलेट्स में जाता है, तो ब्लॉकचेन लेजर पर यह मैथमेटिकली प्रूफ करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि हाँ, कौन सा कॉइन किस स्पेसिफिक स्कैमर का था। ट्रेसेबिलिटी वहीं पर परमानेंटली टूट जाती है। वाओ। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहां अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर्ली जीरो की जा सकती है, जब धोखा देने वाले का पकड़ा जाना लगभग नामुमकिन हो, तो स्क्रीन पर दिखने वाले इन डिजिटल इन्फ्लुएंसेस के ट्रस्ट की आखिर क्या कीमत रह जाती है मार्केट में? आई मीन, ये सच में डरावना है। कानून तुरंत मदद नहीं कर सकता, सिस्टम में इतने लूप्स हैं और आइडेंटिटी छुपाने वाली डिजिटल वॉशिंग मशीन्स लगातार खुलेआम चल रही हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल माइंड फील्ड में एक आम इंसान प्रैक्टिकली खुद को कैसे बचाए। हम इस डीप डाइव को सिर्फ प्रॉब्लम और होपलेसनेस पर तो खत्म नहीं कर सकते। हाँ। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्लेबुक होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। हाँ, एकदम। जब सिस्टम और कानून थोड़ा स्लो चल रहा हो, तो इन्वेस्टर्स को अपनी डिजिटल फाइनेंशियल शील्ड ना खुद बनानी पड़ती है। ब्लाइंडली किसी भी लाइफस्टाइल या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने का टाइम अब प्रैक्टिकली जा चुका है। इस डिफेंस प्लेबुक में 4 बहुत ही क्लियर और नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं जो हर किसी को याद रखने चाहिए पहले दिन से ही। ग्रेट। तो इन 4 रूल्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। रूल नंबर 1 क्या होना चाहिए? पहला रूल है ट्रांसपेरेंसी चेक। अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी भी छोटे नए कॉइन को, जिसे एक्चुअली क्रिप्टो भाषा में माइक्रो कैप टोकन कहते हैं, उसको अग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स को एक कदम पीछे हटकर देखना चाहिए कि क्या वहां असल में ट्रांसपेरेंसी है। मतलब किस तरह की ट्रांसपेरेंसी? क्या वो लीगली बाइंडिंग डिस्क्लोजर्स दे रहा है? क्या उसने क्लियरली पब्लिक को बताया है कि उसके पास उस टोकन का एक्चुअली कितना हिस्सा है, या उसे इस प्रमोशन के लिए स्पेसिफिकली कितने पैसे मिले हैं? अगर कोई बस फोमो क्रिएट कर रहा है और अपने पर्सनल फाइनेंशियल गेन्स को छुपा रहा है, तो वहां से बिना सोचे तुरंत दूर हट जाना चाहिए। ओके। तो मान लीजिए कि एक इन्फ्लुएंसर ट्रांसपेरेंट है। वो वीडियो के नीचे ओपनली लिख देता है कि दिस इज अ पेड पार्टनरशिप। लेकिन क्या सिर्फ उतना काफी है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस टोकन के पीछे जो अनजान डेवलपर्स बैठे हैं वो कल सुबह पैसा लेके गायब नहीं हो जाएंगे? इसका कोई टेक्निकल चेक है क्या? यहाँ हमारी प्लेबुक का दूसरा और एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, लिक्विडिटी लॉक चेक। थोड़ी देर पहले हमने उस डिजिटल तिजोरी या लिक्विडिटी पूल की बात की थी जहां लोगों का असली पैसा रखा जाता है। क्रिप्टो की दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स? हाँ, इन्हें ब्लॉकचेन के ऐसे पक्के डिजिटल रूल समझ लीजिए जो एक बार कोड में लिख दिए गए तो उन्हें प्रोजेक्ट बनाने वाला खुद भी किसी हालत में बदल नहीं सकता। ये एक इनविजिबल रोबोट गार्ड की तरह प्रैक्टिकली काम करते हैं। अच्छा। जो लेजिट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो एक्चुअली में साफ नीयत से मार्केट में आते हैं, वो अपनी उस डिजिटल तिजोरी को इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए सालों तक के लिए परमानेंटली लॉक कर देते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि डेवलपर खुद चाहकर भी उस तिजोरी से असली पैसा नहीं निकाल सकता। रग पुल नेचुरली इम्पॉसिबल हो जाता है। पर एक आम इन्वेस्टर इस डिजिटल लॉक को चेक कैसे करे? मेरा मतलब है, लोगों को तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कोडिंग पढ़नी नहीं आती ना। मुझे तो नहीं आती। अरे, कोडिंग आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसके लिए। इंटरनेट पर आजकल कई ऐसी फ्री ऑडिट वेबसाइट्स और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स अवेलेबल हैं जहां बस किसी टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना होता है। ओके। वो फ्री टूल्स सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं कि इस टोकन की लिक्विडिटी का स्टेटस लॉक्ड है या नहीं और कितने टाइम के लिए लॉक्ड है। अगर लिक्विडिटी लॉक नहीं है, यानी चाबी टेक्निकली तिजोरी पर ही छोड़ी हुई है, तो वहां एक भी रुपया डालना पूरी तरह से अनसेफ है। इट्स टोटली माइंड बॉगलिंग ना। अगर इस पूरे लॉजिक को हम अपनी डेली लाइफ से जोड़ें,
अगर कोई इंसान एक सेकंड हैंड कार भी खरीदने जाता है तो वो सिर्फ गाड़ी का नया चमकता हुआ पेंट जॉब देखकर पैसे नहीं दे देता। बिल्कुल नहीं। वो आराम से बॉनेट खोलता है, इंजन चेक करता है, मैकेनिकल चेकअप के लिए मैकेनिक को साथ लेके जाता है, पूरा एक्चुअली वेरिफिकेशन करता है। पर क्रिप्टो में आकर लोग अचानक से एक फ्लैशी इंस्टाग्राम रील या 2 मिनट की एड देखकर ब्लाइंडली अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा देते बिना कोई डिजिटल इंजन चेक किए। और यही हमारा रूल 3 बन जाता है, ऑडिट यूटिलिटी, यानी उस नए टोकन का असली काम वर्सेस उसकी हाइप। पता करना चाहिए कि क्या ये नया कॉइन रियल वर्ल्ड की एक्चुअली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, या इसकी पूरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिकी है कि हाइप और फोमो के जरिए नए बायर्स को कैसे फंसाया जाए। अगर किसी टोकन का सक्सेस सिर्फ सोशल मीडिया के मोमेंटम और इन्फ्लुएंसर्स की लगातार पोस्ट्स पर निर्भर करता है तो प्रैक्टिकली वो एक पंप एंड डंप स्कीम है, उसके अलावा सच में कुछ नहीं है वो। सही बात है। डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा प्योर लॉजिक और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म पर होनी चाहिए, किसी की फैंसी लाइफस्टाइल वीडियो देखकर आने वाले सडन इमोशंस पर नहीं। और इन सब रूल्स के बाद एक और बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी बचती है, जो प्लेबुक का आखिरी रूल है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपका फिडुशरी नहीं है। फिडुशरी मतलब एक ऐसा लीगल एडवाइजर जिसके ऊपर एक कानूनी तौर पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो आपका फायदा पहले देखे, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। एग्जैक्टली। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर का एक्चुअली में काम क्या होता है? एंगेजमेंट लाना, डेली व्यूज लाना और स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू बड़ी कंपनी से मैसिव पैसे कमाना। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी आम इंसान का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या उसकी इमरजेंसी सेविंग्स प्रोटेक्ट करना बिल्कुल नहीं होता। ये फाइनेंस की डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बिटर सच है। स्क्रीन के उस तरफ बैठा इंसान ना एक बेहतरीन एंटरटेनर या प्रैक्टिकली बहुत अच्छा मार्केटर जरूर हो सकता है, पर वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं है। जब बात हार्ड अर्न पैसों की हो तो ब्लाइंड ट्रस्ट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए मार्केट में। वो अपनी जगह जरूर वैल्यूएबल हो सकता है, बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाइप और रियलिटी के बीच का फर्क समझना अब एक ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रिक्ट कंपल्शन बन चुका है हमारी इस सोसाइटी में। एक वायरल हो रहा रैंडम ट्वीट या किसी प्लेटफॉर्म की कोई ट्रेंडी रील किसी सीरियस टेक प्रोजेक्ट का ऑफिशियल वाइट पेपर तो नहीं होती, और किसी की लैविश लाइफस्टाइल दिखाने वाली कार की शॉर्ट वीडियो किसी की डूबी हुई इमरजेंसी सेविंग्स वापस नहीं ला सकती। सही बात है। इसीलिए आखिरी टेक अवे सबके लिए यही है कि अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टर्स किसी दूसरे पर ब्लाइंडली डिपेंड होने के बजाय फ्री ऑनलाइन टूल्स का यूज करके खुद प्रोजेक्ट्स के लेजर्स और उनकी टोकनॉमिक्स को बेसिकली ऑडिट करने की आदत डालें। यस, इंजन चेक करना जरूरी है। लॉजिक पर सवाल करें, पता करें कि पैसा प्रैक्टिकली कहाँ जा रहा है और उसे अल्टीमेट लेवल पर कंट्रोल कौन कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो आज की हमारी ये गहरी छानबीन यहीं पर खत्म होती है। हम पूरी आशा करते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन और डीपली रिसर्च्ड इन्फॉर्मेशन से आगे आने वाले फाइनेंशियल डिसीजंस और भी स्मार्टली बिना किसी इमोशनल फोमो के लिए जाएंगे। हम हिंदी डीकोड पॉडकास्ट्स पर अगले हफ्ते एक ऐसे ही नए सिस्टेमिक इल्यूजन को डीकोड करने के लिए फिर से वापस आएंगे। पर सुनिए, जाने से पहले हम एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सा थॉट छोड़ के जाना चाहते हैं। हाँ। जिसके बारे में आगे आने वाले दिनों में एक्चुअली सबको जरूर सोचना चाहिए। हाँ, और वो थॉट सच में काफी डरा देने वाला है जब मैं सोचती हूँ इसके बारे में। आज के इस पूरी डीप डाइव में हमने प्रैक्टिकली ये देखा कि कैसे एक जीता जागता इंसान, एक रियल ह्यूमन इन्फ्लुएंसर, सालों तक लगातार डेली वीडियोस बनाकर लोगों का गहरा ट्रस्ट बनाता है और फिर अचानक से एक फेक टोकन के जरिए बड़ा धोखा दे देता है। राइट। पर आने वाले कल में क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ऐसे मैसिव हाइप टोकन्स क्रिएट करेगा? जरा सोच कर देखिए, एक हाईली एडवांस्ड एआई बिना किसी असली ह्यूमन चेहरे के ऑटोमेटेड फेक इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स प्रैक्टिकली खुद चलाएगा। ये टोटली पॉसिबल है। एक ऐसी डीप फेक वीडियो बनाएगा जो 100% रियल लगेगी, फेक फॉलोअर्स की बहुत बड़ी आर्मीज बनाएगा, एआई से ही अपने कॉम्प्लेक्स और रियल लगने वाले वाइट पेपर्स लिखवाएगा, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी इंसानी इमोशन या गिल्ट के मास स्केल पर हजारों परफेक्ट रग पुल्स एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करेगा। आज जब एक रियल सांस लेते हुए इंसान को कानून के लिए पकड़ना और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार ट्रैक करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो आने वाले कल में एक फेसलेस, ऑटोमेटेड और हाइपर इंटेलिजेंट एआई स्कैमर से आम लोगों की सेविंग्स को आखिर कौन बचा पाएगा? इस फ्यूचर रियलिटी के बारे में जरूर सोचिए।
तब तक के लिए सेफ रहिए और हमेशा लॉजिकली इन्वेस्ट कीजिए।